देखेंगे पशुओं के प्रमुख रोग के बारे में, पशुओं के प्रमुख रोग। ठीक है, अब सबसे पहले चीज आती है कि भाई रोग होते क्या है, किसे कहोगे आप रोग है? रोग वो होते हैं कि जो पशु जब किसी कार्य को करने के लिए अपनी अवस्था को विचलित अवस्था में दर्शाता है उसे कहते हैं रोग। यानी कि खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त सुस्त सा पड़ा रहता है, उसका मन नहीं लगता, बेचैन रहता है, उठक बैठक करने लग जाता है, ऐसी सारी प्रक्रियाएं होती है। जो वो काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। दुग्ध उत्पादन है, दूध देने वाला पशु तो दुग्ध उत्पादन घट जाएगा। भार ढोने वाला तो भार कम ढोएगा या चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, बैठा रहेगा। ठीक है वो। अब देखो भाई पशुओं में रोग की जब भी बात करेंगे सबसे पहले तो अपने को मेजर चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ना। आप कभी भी जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जाते ही तो आपका ऐसे हाथ पकड़ के देखता कभी कभार, तो वो यहाँ पे क्या देखता कि नाड़ी गति कि कितनी नाड़ी होनी चाहिए। वो पता लगा लेता कि भाई सामान्य से कम ज्यादा चल रही है मतलब अस्वस्थ हो गया आदमी। ठीक है, श्वास की जांच करते हैं कि ये श्वास कितना आ रहा प्रति मिनट के हिसाब से। आजकल तो देखो इंसानों में तो बहुत सारी चीजें मशीनें आ गई है ना। और मेन चीज होती है टेम्परेचर। पशुओं में जब भी ये सामान्य टेम्परेचर है, आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों ही टेम्परेचर लिख दिए हैं, सेल्सियस वाले और फ़ारेनहाइट वाले भी, क्योंकि एग्जामिनर कोई सा ही पूछ सकता है दोनों में, सेल्सियस पूछ ले या फिर फ़ारेनहाइट पूछ ले। तो सीधी सी बात है मेजर कि अगर टेम्परेचर जो सामान्य, ये कौन सा तापमान है सामान्य, इससे कम या नीचे या ऊपर चला जाता है। जैसे कि अपन गाय की बात करें तो गाय का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 38.5 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन उससे ऊपर बढ़ गया, जब भी पशु बीमार होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 104 से 107 या 8 तक पहुंच जाएगा सभी बीमारियों में। लेकिन एक जो बीमारी है जिसे मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है, ये गाय भैंसों में, दुधारू पशुओं में होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। यानी कि पशु का जो शरीर का तापमान होता है वो सामान्य से कम आ जाता है। ये ओनली दूध देने वाले पशुओं में या जिसने बच्चा दे दिया उसी पशुओं में होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई जो तापमान है वो किससे मापते हैं अपन, तापमान आप किससे मापोगे, बात कर लेते हैं कि तापमान की। ठीक है, तापमान का मापन किया जाता है थर्मामीटर से। किससे किया जाता है, थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर से इंसानों में तो क्या किया जाता है कि मुंह में लगा देते हैं, दवा के मुंह से नापते हैं, जीभ के नीचे रखवाते हैं ना डॉक्टर आपको, अरे रखवाते हैं कि नहीं रखवाते हैं? हाँ, लेकिन पशुओं में वो चबा जाएगा। तो पशुओं में तापमान कहां से लेंगे अपन, रेक्टम से। कहां से, रेक्टम यानी कि गुदा द्वार से। कहां पे, गुदा द्वार से। जैसा ऐसा टेम्परेचर यानी कि थर्मामीटर आता है, उस थर्मामीटर को अपन दबा के थोड़ी देर कहां पे डाल देते हैं, उसकी गुदा में, फिर निकाल के देखते हैं तो वहां पे वो टेम्परेचर बता देता है। आजकल डिजिटल आ गए हैं ना। हाँ, पहले पारा वाला टेम्परेचर आता था जिसमें लेड यानी कि पारा भरा हुआ रहता था। तो तापमान का मापन किससे किया जाएगा, थर्मामीटर से। और पशुओं में कहां से करोगे आप लोग, रेक्टम से यानी कि गुदा में। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई नाड़ी गति की, किसकी बात करनी पड़ती है, नाड़ी गति। अब पशुओं की नाड़ी देखनी पड़ेगी कि भाई जो नाड़ी चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है ना। तो पशुओं में अपन जो है कि गाय भैंस में, गाय भैंस में जो नाड़ी गति, नाड़ी यानी कि नस होती है, यानी कि कौन सी नाड़ी यानी कौन सी नस को देखा जाएगा पकड़ के खून आता है ना। तो कोक्सीजियल धमनी जो होती है उसके द्वारा यह जांच की जाती है भाई गाय और भैंस में। लेकिन अगर अपन बात करें कि भेड़ बकरी की, हाँ भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरी में जब भी, तो ये कौन सी होती है, ये होती है फेमोरल। इसे ही उरु धमनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरु धमनी। ये जो धमनी होती है ये पूंछ में पाई जाती है। भेड़ बकरियों की पूंछ उठाओगे वहां पे पाई जाती है, फिर जो पिछली जांग होती है वहां पे ये धमनी पाई जाती है। अब होते हैं घोड़े, गधे और एक होता है खच्चर। इसमें इसका मापन किया जाता है मैक्सिलरी धमनी से। ठीक है, थर्मामीटर आप लोग माप लोगे, नाड़ी गति का मापन हो गया, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं है। अब अपन किसकी बात करेंगे, अपन श्वास गति की। श्वास गति की कि भाई पशु 1 मिनट में कितना श्वास ले रहा है,
तो श्वास का मापन किससे करोगे आप लोग? किससे करोगे? जलवायु से, टूतन से। किससे करते हैं? टूतन से। टूथन जो अगले वाला होठ होता है ना, वहां पे, तो वहां पे ऐसे हाथ रखा जाता है हथेली का, बस वो श्वास लेगा ना तो अपने को पता लग जाएगा कि कितना, 1 मिनट में कितना टाइम देखते हैं, कितनी बार लिया। ठीक है, तो टूतन से किया जाता है, हथेली से, है ना। बाकी टेम्परेचर हो गया, नाड़ी गति होगी, श्वास गति होगी। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं, तापमान का आप बता दोगे, नाड़ी का बता दोगे, श्वसन दर भी आप बता दोगे। ये प्रति मिनट में दिखाया गया सारा का सारा। ठीक है, फटाक से देखो भाई, टेम्परेचर आपको याद करना जरूरी है। श्वसन आपके एक अलग से टॉपिक भी है श्वसन का, इसको तो आपको याद रखना ही है। अब देखो गाय की, हाँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, मेरी लिखाई हुई थोड़ी अलग है। आप मार्केट में किताबें खरीदते हो ना, सब में थोड़ा थोड़ा अलग मिल जाता है, बहुत सारे अधिकतर मिलेंगे, लेकिन कुछ एक अलग मिलेगा ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये याद करनी। गाय का जो टेम्परेचर सामान्य तापमान होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 101.5। नाड़ी गति कितनी चलती है? 40 से 50। 1 मिनट में नाड़ी कितनी धड़केगी? तो 40 से 50। श्वसन की बात करेंगे तो 12 से 16 बार श्वास लेता है कौन? गाय। भैंस की बात करो भाई, भैंस में 37.5, यानी कि गाय से थोड़ा कम। फॉरेनहाइट भी कम आ जाएगा 100 डिग्री। नाड़ी गति वही चल रही है 45 से 50 और 40 से 50, यानी कि इसकी इसकी समान होती है। गाय भैंस की क्या है? एक समान ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18। भेड़ की बात करें तो 38.9 डिग्री, फॉरेनहाइट में 102। नाड़ी गति कितनी चलती है? 70 से 80, यानी कि ज्यादा। भेड़ की क्या है? नाड़ी थोड़ी सी ज्यादा है ना। हाँ, भेड़ और बकरी दोनों साथ में लिखो भाई। हाँ, ठीक है। और जो श्वसन दर की बात करेंगे तो 14 से 20 होती है। ऊंट की बात करें, ऊंट का तापमान कितना? 37.5। 37.5 से ऊपर जाते ही, यानी कि अधिकतर तापमान अपने किस में पड़ेंगे? फॉरेनहाइट में। यानी कि कभी भी आप अब अगले रोगों की बात करेंगे तो अब हम कहेंगे कि पशु को तेज बुखार आता है 104 से 160 डिग्री फॉरेनहाइट तक। सभी में ये लिखवाया जाता, सारी किताबों में ये लिखा हुआ है ना। तो क्योंकि ज्यादा तेज बुखार आएगा, बुखार यानी कि शरीर जो है कि गर्म हो जाएगा, कब होगा? जब तापमान बढ़ेगा। नाड़ी गति कितनी होती है? तो 28 से 30। और श्वसन कितना लेता है ऊंट? 5 से 7 बार, 1 मिनट में 5 से 7 बार श्वसन लेता है। सुअर 39.4 डिग्री सेल्सियस है, 103 डिग्री फॉरेनहाइट है। नाड़ी गति कितनी होती है इसकी? 60 से 80। और ये श्वास कितना लेता है? तो 8 से 18 बार। मुर्गी की बात करें 41.7 डिग्री। ठीक है, स्टार लगा लेना, टेम्परेचर पूछा जा सकता है इसका, है ना। श्वसन दर, सॉरी, जो फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 107। नाड़ी गति भी इसकी सबसे ज्यादा, यानी कि 200 से 400 बार इसकी जो है कि नाड़ी धड़कती है। और श्वसन कितना लेता है? 15 से 30 1 मिनट में। घोड़े की बात करते हैं तो 38 डिग्री इसका तापमान है। 100.5 जो है कि इसका वो आ जाता है, हाँ, टेम्परेचर। नाड़ी गति 32 से 40। और श्वसन दर कितनी है? 8 से 16। ये आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब देखो रोगों का वर्गीकरण, रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। रोगों को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे रोग होते हैं। तो सबसे पहले तो जीवाणु जनित रोग, जो रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, यानी कि रोग का कारक कौन होगा? बैक्टीरिया होगा, जीवाणु होगा। वो कौन से रोग कहलाएंगे? जीवाणु जनित रोग। दूसरा होता है वायरस जनित रोग, यानी कि विषाणु द्वारा फैले जाने वाले रोग। विषाणु जिसको फैलाने का काम करता है वो रोग। चयापचयी रोग, यानी कि ये विशेष किसी तत्व की कमी से हो जाते हैं। शरीर में किसी भी तत्व की कमी से हो जाएगा, जैसे कैल्शियम की, फास्फोरस की, आयरन की, या मैग्नीशियम की कमी से कोई रोग हो रहा है तो वो रोग होते हैं। प्रोटोजुआ जनित रोग, प्रोटोजुआ भी एक क्या होता है कि एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव, वो रोग फैलाने के काम करते हैं। और एक होते हैं जन्मजात रोग, भाई जन्म से ही रोग लेके आया है बच्चा, वो होते हैं जन्मजात, यानी कि माँ के पेट से ही क्या आ जाते हैं? रोग। उसमें आ जाता है प्रीमार्टिन। हाँ, अब देखो क्वेश्चन यहां से आ जाता है, एक तो सीधा सिंपल क्वेश्चन बढ़ता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कई बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब उसमें क्या है कि कुछ तो जीवाणु जनित रोग, 3 तो आपको जीवाणु जनित रोग दे देते हैं, और एक कौन सा दे देते हैं? वायरस जनित, या इनमें से कोई सा भी दे देंगे। या फिर वो क्या करता है,
तो जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो एंथ्रेक्स है, दूसरा लंगड़ी है, लंगड़ी जिसे ब्लैक वाटर के नाम से, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? ब्लैक वाटर जहरबाद के नाम से जाना जाता है ये। दूसरा है गलघोटू, अगला है थनेला, फिड़किया और क्षय रोग यानी कि टीबी। टीबी टीबी वाला जो रोग होते हैं ना, आप कहते हैं कि टीबी हो गया, टीबी हो गया, हाँ टीबी। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसे आप, ये बहुत सारे रोग हैं, इसे एक चीज से आप याद रख सकते हो, एलग थपी। हाँ, एलग थपी। ऐसे एंथ्रेक्स, ल से लंगड़ी यानी कि ब्लैक वाटर, ग से गलगोटू, थ से थनेला और पी से फिड़किया। अब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो एलग थपी में लगा के देख लेना कि कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जो इसके बाहर है वो नहीं है। अब क्या करते हैं कि आजकल क्वेश्चन ऐसे लंबे लंबे आते हैं, तो वो क्या करता है कि निम्न में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों का नहीं है, तो फिर वो तीन चार नाम देता है और उसमें एक आधा दूसरा डाल देता है। या फिर वो कहेगा कि निम्न में से जीवाणु जनित रोगों का समूह है, एबसा दे देगा नीचे, जिसमें सारा ही ये मिल जाए, वही क्वेश्चन आपका राइट है। नहीं मिले तो वो गलत है। तो नहीं कार, इनका विशेष ध्यान रखना। वायरस जनित रोग में खुरपका, मुंहपका यानी कि एफएमडी, पशु प्लेग, पशुओं में प्लेग, कैटल प्लेग, रेबीज जो कि मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके काटने से उनकी लार में एक वायरस होता है, वो फैल जाता है, फिर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाँ, रेबीज बहुत तगड़ा रोग है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाँ, फ्लाइंग बाइट, इसमें जो पशु होते हैं वो, तो ये जीवाणु जनित रोगों की अपन ने बात की थी। अब वायरस जनित रोग, खुरपका, मुंहपका, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह का और पैरों का रोग है, छाले पड़ जाते हैं। प्लेग जिसे पशुओं की माता शीतला माता रोग कहते हैं, छाले पड़ जाते हैं इसमें भी, बिल्कुल। हाँ, इंसानों में भी होता है। रेबीज, मांसाहारी पशुओं के काटने से उसकी लार में एक वायरस होगा, उसका संचरण हो जाएगा, इसके कारण। चयापचय रोग, मिल्क फीवर यानी कि दुग्ध जवर, दूध का बुखार, इसमें क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी आ जाती है ना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे पशु भी आता है, दूध आता है, दूध में क्या है कि कैल्शियम बाहर निकल जाते हैं, तो उसके कारण कैल्शियम की कमी आ जाएगी, तो फिर पशु में ये रोग हो जाता है। पाइका, ये फास्फोरस की कमी से हो जाते हैं ये रोग। इसमें क्या है कि जो पशु होते हैं ना, फिर क्या करता है कि कपड़े खाने लग जाता है, कुछ भी खाने लग जाता है, गोबर खाने लग जाता है, मिट्टी खाने लग जाता है, ऐसे सारे जो रोग होते हैं, हड्डियां वड्डियां वो खाने लग जाते हैं ना। कीटोसिस रोग, ठीक है। एक इसमें और लिख लो भाई, ग्रासटिटेनी, ग्रासटिटेनी। हाँ, ये क्या है कि ये उन पशुओं में होता है ग्रासटिटेनी जिन पशुओं को अपन साल भर हरा चारा खिलाते रहते हैं, यानी कि जई खिला दो, जवार खिला दो, हरी जो जवार होती है, या फिर रिजका खिलाते हैं। तो उन पशुओं में क्या होता है कि ये रोग मुख्यतः हो जाता है, क्योंकि उन पशुओं में क्या होता है, उन पशुओं में जो कि एमजी की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? एमजी यानी कि मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। मैग्नीशियम की कमी के कारण ये रोग अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटोजुआ जनित रोग की बात करते हैं। ये सर्रा रोग होता है जो प्रोटोजुआ से फैलते हैं। ये यानी कि रुधिर के द्वारा प्रवेश करता है शरीर में, यानी कि कोई जो मक्खी, गोमक्षी नाम की एक मक्खी रहती है, वो इसको फैलाने का काम करती है। टिक फीवर यानी कि चिचड़ी जवर भी कहते हैं, यानी कि चीचड़ों के द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं। हाँ, ग्रासटिटेनी यहाँ लिख दिया इन्होंने, है ना, ये वहां जाएगा ना, समझ तो गए ना आप लोग। जन्मजात रोग होते हैं प्रीमार्टिन, यानी कि ये जन्म से ही पेट में कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, शायद जिन्होंने पहली वाली क्लास ली होगी तो उनको पता होगा, फिर उसमें ही आ जाते हैं। इनफर्टिलाइज, इनफर्टिलाइज फीमेल होती है, इनमें वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है क्या, और उसमें क्या है कि मेल के गुण प्रदर्शित करती है वो, यानी कि जो मेल होता है उसके गुण फीमेल में आने लग जाते हैं, ये इस रोग में ये है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आ गया? हाँ, बोला करो हाँ फटाफट से। सबसे पहला रोग पढ़ते हैं एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग में सबसे पहले तो क्या है कि इनके उपनाम देखना पड़ेगा आपको, किस किस दूसरे नामों से जाना जाता है। जहरी बुखार है, ये कौन सी है? जहरी बुखार, गिल्टी, पलिहा बुखार, पलिहा बुखार, मेरे को बोल रहा है क्या? नहीं, पलिहा बुखार, पलिहा जिसे हिंदी में
तिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में तिल्ली रोग। इसे तिल्ली रोग भी कह देते हैं, क्योंकि ये किसको अटैक करता है? प्लीहा को, रक्त प्लीहा जो होते हैं उसको ये अटैक करता है या उसको प्रभावी करता है ना। बावड़ा, यानी कि पशु कैसा हो जाता है? इसमें बावड़ा हो जाता है ना, पागलों की तरह। विसरी, वूल सोल्टर डिजीज, इसे क्या कहते हैं? वूल सोल्टर डिजीज। वूल सोल्टर डिजीज यानी कि जो ऊन की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, ऊन की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करेंगे उसमें ये रोग आ जाता है ना। हाँ, तो अपन ने लिखा या नहीं लिखा भाई ना? तो एक चीज अपन यही लिख लेते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई नहीं होती है, ना नोट डाल के अपन सबसे पहले लिख लेते हैं कि नोट। हाँ, ये रोग पशुओं से मानव में फैलता है। एकमात्र पशुओं का रोग है जो किससे फैल जाता है? इंसानों में फैल जाता है। और कौन से लोगों में ये फैलेगा? वूल सोल्टर, यानी कि जो ऊन की फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो लोग, उनमें ये डिजीज फैलने का डर होता है। अगला, इसी को कहते हैं फेफड़ों का रोग। फेफड़ों का रोग भी कहा गया है, फेफड़े खराब हो जाते हैं इसमें, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फेफड़ों का रोग कहते हैं भाई ना। हाँ, बहुत भयंकर रोग है ये। प्रभावी पशु की बात करेंगे तो गाय, भैंस, पेट, बकरी सारे बिल्कुल वही है ना। हाँ, प्रभावी माह तो कौन से माह में? मई जून। यानी कि ये रोग कब अपना प्रकोप दिखाता है पशुओं में? तो गर्मियों में दिखाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में रोग कारक आपको सभी के पूछे जाएंगे। रोग कारक आपको याद करने हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके आगे आपने देखा होगा ना, बेसिलस बेसिलस बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। हाँ, तो ये बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस से जो कि एंथ्रेक्स रोग। लक्षण कैसे प्रकट करते हैं? तो लक्षण देखो, सबसे पहले पशु को तेज बुखार आता है। कितना? 104 से 108 तक। यानी कि पशु का जो सामान्य तापमान होता है वो 100 से 101 तक अपन मान के चलते हैं। 100.5 या 101.05 इतना मान के चलते हैं ना। ज्यादा तेज बुखार यानी कि 104 से 102 भी हो जाता तो उसे तेज बुखार नहीं कहते, हल्का बुखार। लेकिन 104 से ऊपर जाती क्या है कि वो। हाँ, अब ये सभी रोगों में कॉमन होगी, एक रोग को छोड़ के। कौन से को? मिल्क फीवर को छोड़ के, क्योंकि मिल्क फीवर में जो है कि तापमान बढ़ने की जगह क्या करता है? घट जाता है, शुरुआत में घटता है। इसमें भी बढ़िया, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम हो ना तो उसमें फिर पूछा जाता है इसे कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दो दो लंबे चौड़े जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि कई बार, क्योंकि अपन जब छोटे एग्जामों के लिए पढ़ते हैं तो अपन यही कहते हैं कि इस रोग में तापमान घट जाता है। लेकिन जब अवस्थाएं बढ़ती जाती है तो फिर वापस पशु को बुखार आता, पहले ठंडा हो जाता, फिर पशु को वापस बुखार आ जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता। फिर तो वो ये लिखता है कि जब क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये रोग है कौन सा? दुग्ध जवर। दुग्ध जवर कैल्शियम की कमी से होता है। पहला तो ये लिख दिया, फर्स्ट कथन लिख के। फिर दूसरा लिखता है निष्कर्ष, उसमें नीचे लिखता है कि इस रोग की तीव्र अवस्था में पशु का तापमान बढ़ता है। और फिर नीचे ऐसे कथन डालता है कि केवल कथन सही है, निष्कर्ष गलत है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। और फिर ये इसकी व्याख्या करता है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे अपने जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया, आप भी पढ़ते हुए आए हो, अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई दुग्ध जवर में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। अब आपने देखा कि भाई यार यहाँ तो बढ़ा रहा है, मतलब कथन तो सही था लेकिन निष्कर्ष गलत है आपके हिसाब से, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जैसे तीव्र अवस्था होती है, बढ़ती हुई अवस्था में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, लक्षण की बात करेंगे, पशु को तेज बुखार आएगा, सारे रोगों में आएगा भाई बुखार। तो जब भी बीमार होंगे सबसे पहला काम है क्या कि बुखार आना ही है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा है कि पशु कांप कर जमीन पे गिर जाता है। पशु में कपकपाहट होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर कांपने लग जाता है, पशु जमीन पे गिर जाता है। सभी प्राकृतिक द्वारों से, जो प्राकृतिक द्वार है उनसे बदबूदार झाग युक्त पदार्थ निकलता है, यानी कि झाग निकल जाते हैं, जैसे कि नाकों से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है ना, वहां से। तो सभी प्राकृतिक द्वार से बदबूदार, यानी कि बदबू आएगी, झाग निकलता है। और गर्भित पशुओं में गर्भपात हो जाता है, विशेषकर गायों में। गायों में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा कि वो बच्चा गिरा देती है फिर, अगर ये रोग हो जाता ना उसमें। अब इसका अपने को क्या करना है कि टीकाकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्षण कोई आपको पूछने वाला है नहीं, वैसे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक आधा जो मेन लक्षण होता है वो आपको पता रखना होता है। टीकाकरण कब करेंगे? तो अपन जून में। टीकाकरण के 2 माह निश्चित किए गए भाई, एक तो मई जून में टीकाकरण। आप तो हमेशा ही कभी भी पूछ लें टीकाकरण कब करेंगे, मई जून में और नवंबर दिसंबर में। इन 2 ही महीनों में, यहाँ गर्मियों में यहाँ सर्दियों में 2 बार अपन टीकाकरण करवाते हैं। प्रत्येक 6 महीने में करवा रहे हो या प्रत्येक साल में करवा रहे हो, कहीं भी आ जाए तो ये कर देना ना। तो
इसका टीकाकरण कब करेंगे अपन? मई जून में करते हैं। और टीका का जो वैक्सीन है उसका नाम है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। क्या नाम है भाई? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। वैक्सीन ये है, ठीक है। सल्फामिडीन जो वैक्सीन है ये भी वैक्सीन है लिए, लेकिन जब रोग हो जाता तो ये इससे क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। उपचार। वैक्सीन तो क्या होती है? टीकाकरण क्या होते हैं? टीकाकरण पहले लगाए जाते हैं ताकि उससे बाद में बचाव हो जाए किसी बीमारी को। अभी जैसे बच्चे होते हैं ना, फिर उसके वो आंगनबाड़ी वाले ये हॉस्पिटल में टीके लगते रहते हैं कि भाई 6 महीने पे लगाया जाएगा, ये चेचक का है, ये हेपेटाइटिस बी का है, ये कचरे का है ना, ऐसे टीके लगते हैं क्योंकि भाई आगे जाके ऐसे रोग नहीं हो। और ऐसे टीके लगा के अपन टीके, पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई जाती कभी कभार, वो भी क्या है? एक टीकाकरण है बच्चों में, और अपन ने पोलियो मुक्त हो गए हैं, है ना। वैसे सल्फामिडीन एक वैक्सीन होती है, इसका उपचार किया जाता है। इससे क्या है कि जो पशु है उसमें थोड़ा सा दर्द निवारक है। डेक्सोना, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन लगाया जाता है। डेक्सोना, हाँ डेक्सोना ये भी एक इंजेक्शन है। ये क्या करते हैं? ओनली दर्द को कम करते हैं, कुछ समय के लिए पशु को राहत प्रदान करते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन ये तो क्या है? वैक्सीन, यानी कि ये टीकाकरण के लिए है, बाकी सब किसके लिए है? उपचार के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अन्य नाम आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ये किसको अटैक करेगा? तो रोग कारक आपको ध्यान में रखना कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। अन्य नाम आपको याद में रखना है। साथ में ये कौन से, यानी कि ये रोग पशुओं से सीधा किस में आ जाता है? मानव में। और ऐसे रोग जो पशुओं से मानव में आ जाते हैं उसे जूनोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनोटिक रोग। उसे क्या करते हैं? जूनोटिक रोग। ऐसा लिखा हुआ आ जाए कभी एग्जाम में कि निम्न में से जूनोटिक रोग हैं, तो एंथ्रेक्स कौन सा बताओगे? एंथ्रेक्स रोग जूनोटिक रोग है। और एक चीज और अपन इसमें नोट डाल के लिखेंगे जो लिखी हुई नहीं है, कि एकमात्र ऐसा रोग है, बाकी सभी रोगों में पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता पशु का। हाँ, तो यही लिख लेते हैं ना नोट डाल के अपन, नोट डाल के। इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये एक तो इंसानों में फैल जाते हैं, दूसरा क्या है कि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, पढ़ तो अपने एंथ्रेक्स ही रहे हैं ना, अभी तो कोई है ही नहीं। एंथ्रेक्स रोग में ही पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये इंसानों में फैल जाता है। दूसरी चीज ये क्या है कि जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में या जो भी संपर्क में आता काफी समय तक जीवित रहते हैं। तो जो भी यंत्र आएंगे, जो भी काम में लेंगे, तो वहां पे वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे वो फैल जाएंगे, तो एक संक्रामक रोग हो जाएगा फिर ये, है ना। इसीलिए अपन इसमें क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करेंगे नहीं, गहरा गड्ढा खोदेंगे, पशु मर गया तो उसे क्या कर देते हैं? दफना देते हैं भाई, ठीक है।
चलो आगे बढ़ो, दूसरा रोग देखो, लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर। कौन सा वाला क्वार्टर? ब्लैक क्वार्टर, जहरबाद, चुरचुरिया। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होती है कि फट सूजन हो जाती है। फट जानते हो ना, पिछले वाले पुट्ठे सूज जाते हैं, इसलिए इसे फट सूजन कहा जाता है। और उस सूजे हुए भाग को दबाते ने से चुर चुर की आवाज आती है, इसलिए इसे चुरचिया कहते हैं। सुजात यानी कि सूजा हुआ भाग सुजात कहलाता है। इसलिए प्रभावी पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। पढ़ते हुए प्रभावी माह कौन सा है? वर्षा ऋतु में, बरसात में फैलने वाला रोग है। प्रभावी अंग है पुट्ठे। एंथ्रेक्स में प्रभावी अंग कौन सा था? प्लीहा। ठीक है। हाँ, रोग कारक की बात करेंगे तो रोग कारक है इसमें क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई और क्लोस्ट्रिडियम बोविसेप्टिका ना। हाँ, ठीक है। दोनों ही क्या है इसके रोग कारक है, ये दोनों ही जीवाणु, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिका और सोवियाई। लक्षण देखो, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, लगभग लगभग लक्षण यही आ गए हैं आपके सारे। अगर देखो तो इसके अन्य नाम के आधार पे, कंधे, पुट्ठे व गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न, पशु जकड़ जाता है, चलने में उसे परेशानी आती है, इसीलिए पशु कैसा चलेगा? लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लंगड़ी बुखार। टेम्परेचर इसमें भी बढ़ेगा। मैं हर बार टेम्परेचर मेंशन नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको एक बार मैंने कह दिया कि भाई 4 से 60 डिग्री होगा, सभी में होगा, एक रोग को छोड़ के। ठीक है। कंधे, पुट्ठे व गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। आपको कोई बुखार आता है तो आपके भी हाथ पैर दर्द करते हैं, कंधा दर्द करता होगा ना, वैसे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादा ही जकड़न आ जाती है, और जकड़न आने से क्या होता है कि पुट्ठे में सूजन आ जाती है। पुट्ठे में क्या आ जाएगी भाई? सूजन आ जाती है, और सूजन वाले स्थान को दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है। दबाया आपने पुट्ठा को, भाई ये सूज गया, ऐसे दबा के फिर आवाज आएगी चुर चुर की। ठीक है। सूजे हुए स्थान पे चीरा लगाने पे काला बदबूदार यानी कि काला पदार्थ निकलेगा। कैसा? बदबूदार, यानी कि उससे बदबू आती रहती है। ये इसका टीकाकरण इसमें कौन सा करेंगे अपन? ब्लैक क्वार्टर पोलीवेंट वैक्सीन। टीकाकरण सभी का अच्छा नाम है ना। तो एक तो आपको टीकाकरण का ध्यान में रखना है, कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। दूसरा आपको इनके क्या ध्यान में रखने हैं? रोग कारक। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है? लक्षण नहीं, उपनाम। उपनाम इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि आप पढ़ देते हैं लंगड़ी बुखार या ब्लैक क्वार्टर, उसने पूछ लिया कि भाई पड़ सूजन के में जो कि रोग कारक कौन सा है, भाई वो पूछ लेता कि भाई पड़ सूजन का रोग कारक कौन सा है। हाँ, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई या क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिका। ठीक है, फिर हो गया क्या? अगला देखो, गलगोटू। आएगा गलगोटू। गलगोटू बातें नहीं, गलगोटू इसमें क्या होते हैं कि मेन तो जो गला होता है, उतार, हाँ उतार लेना, अभी बाद में मैं पूरी छोड़ के जाऊंगा तो आप धीरे धीरे एक बार समझ लो, इसे उतारते रहना ना तब तक। देखो भाई, उपनाम देखो इसके फटाफट से, सीपिंग फीवर, नाविक जवर, घुरा का घोटुआ। प्रभावी पशु कौन से हैं? जो जुगाली करते हैं। हाँ, जो पशु क्या करते हैं? जुगाली। जुगाली कौन कौन करते हैं? गाय, भैंस, बकरी। क्या ऊंट जुगाली करता है? ऊंट चाप बैठा तो रहता है। ये रूमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंटम ये क्या करेंगे? ये जुगाली नहीं करेंगे। प्रभावी माह कौन से होते हैं? वर्षा ऋतु, यानी कि ये रोग भी कब लगेगा? वर्षा ऋतु में। लेकिन एंथ्रेक्स किस मई जून में? गर्मियों में था, वो ध्यान में रखना। प्रभावी अंग गला या श्वासनाल, गला सूज जाएगा, श्वासनाल में सूजन आ जाएगी, इसीलिए श्वास लेने में उसे क्या आएगी? तकलीफ। रोग कारक देखो, पास्चुरेला मल्टीसीडा, अलग अलग हैं भाई। पास्चुरेला मल्टीसीडा, अगर सीधा ही आपको रोग कारक पूछ ले कि गलघोटू का रोग कारक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? पास्चुरेला मल्टीसीडा। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ी सी चाल चलता है और वो कहता है कि गाय का रोग कारक कौन सा है, गाय में गलघोटू का रोग कारक कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। क्या बताओगे? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। लेकिन वो भैंस का नाम देता है, तो फिर आपको पता है कि बुबेलिस, बुबेलिस भैंस का जूलॉजिकल नाम होता है, और यहाँ पे पास्चुरेला बुबेलिस सेप्टिका लिखा हुआ है, तो आप बता दो कि भाई ये भैंस का है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे पता होना चाहिए अपने को ये किसका है, ये भैंस का है, ये किसका है, ये गाय का है, ये सामान्य यानी कि ये सभी का ना। हाँ, कुछ भी नहीं देर सीधा पूछ ले तो अपन ये बताएंगे पास्चुरेला मल्टीसीडा। ठीक है,
ये देखो अगला पास्चुरेला ओविस, ये भेड़ बकरी में दोनों में, किसमें, भेड़ में और बकरी में दोनों में फैलेगा पास्चुरेला ओविस, क्योंकि ओविस एरिस किसका जूलॉजिकल नाम है, तो भेड़ का नाम है ना, कैप्रा हिरकस है बकरी का। लक्षण देखो इनके फटाक से, तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शरीर में कपकपाहट होती है, शरीर कांपने लग जाता है, ठीक है। पहली बार तो धीरे धीरे क्या होती है कि गले के नीचे कठोर सूजन आ जाती है, कठोर, दबाने पे ऐसा नहीं लगता, गाढ़ा हो जाता है, कठोर सूजन, और सूजन आने से क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाता, दुख पाता है बेचारा, और सांस लेने में तकलीफ होने से वो गड़ गड़ की आवाजें करता है, गुर्र गुर्र की आवाज आएगी, इसीलिए इसे घुरा का भी कहा जाता है ना। मुंह नाक से तरल द्रव निकलता रहता है, यानी कि मुंह से तो लाले पड़केगा, नाक से, ठीक है, हाँ, और चीरा लगाओगे ना आप यहाँ पे, इसमें इस सूजन में चीरा लगाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे लंगड़ी वंगड़ी में अपन चीरा लगा रहे थे जहरबाद में, तो वहां से क्या है कि काला बदबूदार झाग युक्त पदार्थ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे चीरा लगाओगे तो कुछ भी नहीं निकलता है ना। हाँ, उपचार सल्फामिडीन एक दवाई आती है, ये देनी पड़ती है, इससे क्या होता है कि उसको राहत मिलती है, बस और कुछ ही नहीं। सल्फामिडीन कभी पूछ ले उस उपचार में 2-4 दवाएं अपन कॉमन है, सल्फामिडीन दे दो, दर्द निवारक डेक्सोना दे दो, एजिथ्रोमाइसिन दे दो, है ना, ऐसी कुछ दवाएं। टीकाकरण हमेशा, फिर मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई टीकाकरण का माह हमेशा 2 ही होते हैं, या तो मई जून होंगे या नवंबर दिसंबर होंगे, तो मई जून में इसका टीकाकरण करेंगे। वैक्सीन कौन सी होती है, एचएस ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, एचएस ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन के नाम से मार्केट में वैक्सीन आती है, जिसका टीकाकरण अपन कौन से महीने में लगाएंगे, मई जून में, और पशुओं में हर साल लगाया जाता है। आपने देखा होगा गांव में जो अपने जो डॉक्टर आते हैं, कंपाउंडर आते हैं, वो टीका लगा के जाते हैं, 2-2 रुपए 5 रुपए लेते हैं, आजकल तो निःशुल्क हो गया है, हाँ, तो वो टीकाकरण करके जाते हैं सारे रोगों का। तो इसका टीकाकरण कौन सा लगेगा, एचएस ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन जो है ये लगेगी, ठीक है। रोग कारक चारों के चारों आपको ध्यान में रखना, पहले पास्चुरेला आएगा, उसके बाद में अलग अलग नाम है, जैसे पास्चुरेला मल्टीसीडा, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका और पास्चुरेला ओविस, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है ना, छोटे से रोग हैं, ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोग कारक आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं ना। हाँ, आगे वाला रोग देखो, थनेला, उतारूंगा अभी, उतरवा दूंगा, टेंशन ही मत लो, है ना। थनेला ये जो है कि थनेला मेस्टाइटिस, क्या कहते हैं इसे, मेस्टाइटिस, अन्य नाम एन का शीत गॉर्गेट, ठीक है। ये थनों वाला रोग है, कौन सा रोग है, थनों वाला। इसमें क्या होते हैं कि जो थन होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और दूध बाहर नहीं निकल पाता। आगे बात समझ में, ये फैलने का कारण क्या होता है कि जब हम पशुशाला की सफाई नहीं करते हैं, किसकी सफाई नहीं करेंगे, पशुशाला की सफाई की जानी चाहिए वैसे तो, कार्बोलिक एसिड से या फिर लाल दवा का जो छिड़काव अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके द्वारा। अगर नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया रहता है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जैसे गाय भैंस बैठेगी तो जो थनों में छेद होते हैं ना दूध निकलने के, वहां से ये बैक्टीरिया ऊपर चला जाता है और थनों में आराम से रहता है, और फिर जो पूरी एन अडर जो होती है, थन होते हैं, उसे खराब कर देता है, दूध को रोक देता है। हाँ, गाँव में फिर कहते हैं कि भाई नजर लग गई, वो वाला ही रोग है ये, ठीक है। देखो संक्रमण क्यों फैलता है, दूषित जगह पर बैठने से फैलेगा ये, कहाँ पे, जो कि दूषित जगह है उसका आप क्या है कि प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हो, साफ सफाई नहीं करोगे तो ऐसा है कि कभी कभार ये रोग ऐसे भी हो जाता है कि भाई एक भैंस में आ गया, उसका आपने दूध निकाला, दूसरी का फिर बिना हाथ धोए या फिर बिना सैनिटाइज किए हुए आप दूसरी जगह धो रहे हो, उसके चला जाएगा ये, ऐसा भी होता है इसमें। कई बार क्या करते हैं कि अपन चाहे जैसे हाथों से दुग्ध दोहन का काम करते हैं तो वो भी गलत है, यानी कि पहले जो गाय भैंस है उसके थनों की सफाई की जानी चाहिए, अपने हाथों की सफाई की जानी चाहिए, फिर दूध निकालना चाहिए, तब इस रोग से अपन बच सकते हैं। प्रभावी पशु कौन से होंगे, दुधारू पशु, घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे पशुओं में किसी में नहीं फैलेगा, जो दूध देते हैं उन्हीं में ही फैलेगा, ठीक है। प्रभावी अंग कौन सा है, तो थन है, थनेला किसमें, थन में। रोग कारक इसका स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेकेसिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेकेसिया जो है कि इसका क्या है, जीवाणु है ये, ठीक है। ये जीवाणु इसमें क्या फैलाएगा, रोग फैलाएगा। लक्षण देखो,
थनों में गांठें हो जाती है, थनों में क्या हो जाएगी, गांठें हो जाएगी। दूध पतला हो जाता है, शुरुआती अवस्था में पीला, यानी कि दूध शुरुआत में पतला होगा, उसमें पीला पीला सा दिखाई देगा दूध, आपको कैसा दिखाई देगा, पीला पड़ा। बाद में छिचड़े युक्त लाल, यानी कि फिर उसमें जो छिचड़े होते हैं ना इसे, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा दबाने पे वो हाँ हाँ वही वाली वो निकलती है फिर, है ना, तो वो चिचड़े आने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे गांठे हो जाती है, गांठे होने के कारण फिर इसमें धीरे धीरे क्या आ जाएगा, खून भी आने लगता है। और फिर जो पशु की अंतिम अवस्था रहती है ना, फिर अपना इलाज नहीं करवाती, फिर पशु को मरना पड़ता है। यहाँ तक कि सॉरी, इसमें क्या है कि नोट डाल के लिख लेते हैं इसमें, है ना। हाँ, इस रोग में नोट, इस रोग में पशु मरते नहीं है, एकमात्र रोग, इस रोग में पशु मरते नहीं है। हाँ, मरते नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान ज्यादा होता है। हाँ, कभी कभार एक साइड के पूरे दोनों थन चले जाते हैं, कभी कभार पूरी ऐन खराब हो जाती है, पशु खराब ही हो जाते हैं, फिर दूध ही नहीं देगा। कभी कभार एक थन खराब हो जाता है ना, देखे होंगे ना आपने, ये जो पशु जो ब्याते हैं उनमें ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। हाँ, और गाँव में काफी समस्याएं आती है जब ब्याते ही, फिर लोग कहते हैं कि यार ये भैंस या गाय तो अच्छी दूध देती थी, नजर लग गई है भाई। क्यों? क्योंकि हम सफाई तो करते नहीं है। भैंस तो हाँ 1 लाख 1.25 लाख तक आती है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई पशु मरते नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है भाई ना। यानी कि पैसों का नुकसान होता है, दूध कम देने लग गई तो भी नुकसान, थन चला गया तो भी नुकसान। टीकाकरण, मेस्टा वैक्सीन, नाम इसका मेस्टाइटिस, इसीलिए इसकी वैक्सीन कौन सी है, मेस्टा वैक्सीन, मेस्टा वैक्सीन लगाई ही जाती है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, जब बातें नहीं भाई, हाँ, जब थनों से दूध नहीं निकलता है, जब थनों से दूध नहीं निकलेगा ना, तो अपने एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, एक यंत्र का प्रयोग करें, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है टीट कैनुला। क्या कहते हैं, टीट कैनुला, है ना, या फिर हिंदी में कहते हैं उसे थन साइफन, थन साइफन। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। यंत्र कौन सा है, रुके हुए थनों से दूध निकालने, तो कौन सा यंत्र काम में लिया जाएगा, तो टीट कैनुला या फिर थन साइफन काम में लिया जाता है। हाँ, एक ऐसा यंत्र आता है जिसे थन के ऊपर से एक सीधी सी तार जैसा आता है, उसे ऊपर डाल देते हैं और उसको बाहर 1-2 बार ऐसे करते हैं तो फिर दूध आने लग जाता है। उसके लिए इसे कहते हैं टीट कैनुला। ठीक है, थनैला रोगी पशु का एक टेस्ट किया जाता है दूध के, उसे कहते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट। आपको पूछ लें कि भाई कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाएगा। पहली चीज, यंत्र कौन सा काम में लेंगे, टीट कैनुला। आफरा में आफरा निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं, आफरा निकालने के लिए कौन सा कैनुला, तो कैनुला तो कैनुला होता है, ट्रोकार कैनुला। कौन सा कैनुला काम में लेते हैं, ट्रोकार कैनुला भी काम में लेते हैं, पैराबैंग भी अपन लेते हैं, दोनों ही काम में लेते हैं ना। हाँ, किस तरफ लगाया जाता है ट्रोकार कैनुला, दाएं तरफ लगाया जाता है या बाईं तरफ लगाया जाता है, बाईं तरफ। बाईं तरफ यहाँ पे देखते हैं कि भाई कहाँ पे एक ऐसा छेद जैसा दिखाई देता है, फिर उस कैनुला को ठोंक दिया जाता है, फिर गैस निकलती है उससे बाहर, हाँ सू सू करके। ठीक है ना। हाँ, तो वैक्सीन कौन सी लगाएंगे, मेस्टा वैक्सीन। नोट ध्यान में रखना, पशु मरते नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, आर्थिक नुकसान, यानी कि पैसों का नुकसान हो जाता है। यंत्र कौन सा, टीट कैनुला या थनसाइपन काम में लेते हैं। टेस्ट कौन सा किया जाएगा, तो स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। वैक्सीन कौन सी लगाओगे आप, मेस्टा वैक्सीन। हाँ, पशु दर्द कर रहा है तो आप सल्फामिडीन दे दो, डेक्सोना दे दो। हाँ, बार बार नहीं बताएंगे चीजें, क्योंकि वहां लिखा दी है सभी में समान है। इसमें भी बुखार आएगा, बुखार कितना आएगा, 104 से 160 डिग्री तक बुखार जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला रोग देखो, फिड़किया। हाँ, फिड़किया, एंटेरोटॉक्सिमिया इसे कहते हैं,
सबसे ज्यादा तो भेड़ बकरियों में होता है, सबसे ज्यादा। बाकी तो सभी पशुओं में होता है। रोग फैलने के कारण देखो इसमें, अधिक खाने से या अध पके चारे के खाने से, ज्यादा खा लेता है ना पशु, फिर ये रोग होता। या फिर अध पका चारा, कच्चे चारे को खा रहा है। कई बार अपन क्या करते हैं आजकल, जैसे कि अब हमारे यहाँ खेतों में ये है कि भाई सरसों उगानी है, जवार बारह कहते पहले सभी किसान भाई बातें उगा दी सबने। अब उनको जल्दी है कि सरसों उगानी है अपने को, तो आला खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सरसों पचेती हो जाएगी, अध पके चारे को काट लेते हैं। काट लिया कि नहीं काटा, ये हो जाएगा पहली चीज। तो दूसरी चीज, भेड़ बकरियों में तगड़ी देखा गया है ये रोग तब होता है भेड़ बकरियों में जब फसलों की कटाई हो जाती, खेत खाली हो जाती। अब इतने दिन तो क्या होते हैं कि भाई पशु इधर उधर चारे की समस्या से जूझ ही रहा होता, बेचारा आधा भूखा रहता है। लेकिन जैसे खेत खाली होंगे तो जो पशु चरवाए होते हैं, जो गवाड़ होते हैं, वो खेतों में छोड़ते हैं, और पशु क्या आते हैं कि आप टूट की तरह खाता है, लिखा हुआ है दिखाने से। फिर वो ज्यादा खाएगा तो उसे दस्त होंगे और फिड़किया रोग हो जाएगा, फिर उछल उछल के मरते हैं पशु उस टाइम से। फिड़किया रोग ज्यादा भेड़ों में होता है, भेड़ों के जो होते हैं उनको पूछना, सबसे ज्यादा भेड़ों में होते हैं, किससे, ज्यादा खाने से। यानी कि इसमें भी प्रभावी भाग कौन सा होगा, तो आहार नाल प्रभावी होती है। कौन होता है, आहार नाल। हाँ, आहार नाल में फैलता है। किससे फैलता है, आहार नाल से। ठीक है, अधिक खाने से या अधपके चारे के कारण होगा। रोग कारक कौन सा है, क्लोस्ट्रोडियम। हाँ, क्लोस्ट्रोडियम नहीं है, ये गलत है। क्लोस्ट्रोडियम परफ्यूरेंस, परफ्यूरेंस, क्लोस्ट्रोडियम परफ्यूरेंस, याद रखना है ना, रोग कारक। ठीक है, प्रभावी अंग आहार नाल, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। लक्षण देखो, पेट दर्द के कारण उठक बैठक करता है। आप भी कभी कभार कर लो, जिम में चल जाओ भाई, गुलाब जामुन की ताल है, काजू कतली की ताल लगा लो, फिर क्या करोगे, उठक बैठक। ऐसा लड्डू बाटी में होता है ना, गर्मियों में लड्डू बाटी खाने चले गए भाई साहब, स्वाद के मारे मारे गट्टे की सब्जी भी मंगा ली, ये भी मंगा ली, छाछ भी पी ली, फिर कहते कि सांस नहीं आ रहा, उठता है, बैठता है, आडा लेटते और, है ना, यही मामला। तो पशु ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा, पेट दर्द करेगा। पेट दर्द करेगा तो वो क्या करेगा, उठेगा, बैठेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर मन नहीं लगेगा कि भाई चलो घूमते घूमते घूमते, फिर पेट दर्द करता है भाई, बैठ जाते हैं, सांस खा लेते हैं, यार चला ही नहीं जा रहा। ठीक है, ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, आपर आ जाता है। आपर आ जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, सांस ही नहीं आ रही भाई। लड्डू बाटी तुम भी ज्यादा खा लेते हो तो फिर तकलीफ आती ना, वैसा वाला मामला। दांत किटकिटाता है, दांतों को पीसता है, करड़ करड़, हाँ, दांत किटकिटाता है। और पशु को खूनी दस्त, शुरुआत में तो नॉर्मल दस्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनके दस्त में क्या आने लग जाते हैं, खून आने लग जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो पशु होता है ना, पशु वो आड्डा पड़ जाता है, दस्त इतने हो गए, कमजोर हो गए, फिर वो क्या करता है कि जैसे साइकिल में पेडल मारते ना, हाँ, वैसे वैसे पैरों को चलाता रहता है, जैसे साइकिल में पेडल मारते हैं, पशु इधर उधर पैरों को पटकता रहता है और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि चला तो जा नहीं रहा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं कि जो एक और लक्षण है इसमें, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें जो कमर होती है ना, पशु की कमर धनुषाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है, हाँ, मुड़ जाती है। पशु ऐसा हो जाता है कर्वाकार का, क्यों, क्योंकि पेट दर्द कर रहा है बेचारे का। ठीक है, तो पशु की कमर कैसी हो जाएगी, धनुषाकार। और लास्ट में पशु पड़े पड़े क्या करता है कि पैरों को पटकता रहता है, आगे चलाएगा, पीछे चलाएगा, पेडल मारने जैसे साइकिल में पेडल मारते ना, वैसे। और लास्ट में क्या होती है कि पशु की अंत में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। और कभी कभार इस रोग में ये होता है कि कभी कभार जो पशु होता है ना, बिना लक्षण प्रकट किए उछल के मर जाता है। यहां तक ये इतने लक्षण है कि भाई पेट दर्द कर रहा, उठक बैठक कर रहा, ये भी नहीं जरूरी नहीं। कभी कभार तो क्या करते हैं कि भाई पशु ने खा लिया, हो गया मामला सेट, पशु उछलेगा, मरेगा, थोड़ी देर में, थोड़ी ही देर में मर जाता है। यानी कि बिना लक्षण प्रकट किए हुए भी इसमें क्या होते हैं, पशु मर जाते हैं। हाँ, बिना लक्षण प्रकट किए हुए पशु मर जाते हैं, हाँ, स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन कभी कभार ही, है ना, कुछ एक पशु, बाकी अधिकतर पशु तो क्या करेंगे, ये करेंगे। हाँ, यानी कि ज्यादा भोजन खाने से होता है, सीधी सी बात ध्यान में रखना ना। उपचार क्या करते हैं, न्यूरोबियोन। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे जो पशु होते हैं, बकरियां वकरियां, वो फिर उनके पैर नहीं चल रहे हैं, वो इधर उधर चलते हैं, तिरछे चलते हैं, ना, ऐसे देखा है क्या? हाँ हाँ, वही वाला, तो वही ये होते हैं ना। तो उसमें न्यूरोबियन लगाया जाता है। न्यूरोबियन 3 ml मांसपेशियों की अकड़न को कम करने, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, फिर न्यूरोबियन लगाएंगे, तो वो तंत्रिका तंत्र को क्या करेगा, थोड़ा सा दुरुस्त करेगा। हाँ, कौन है?
ठीक है, अब देखो नोट डाला है यहाँ पे, इंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन। वैक्सीन कौन सी है? टीकाकरण। टीकाकरण, टीका कौन सा लगाओगे आप? इंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन का। इंटेरोटॉक्सिमिया इसका नाम है। इंटेरोटॉक्सिमिया वैक्सीन गर्भवती पशु में बियाणे के 2 से 4 सप्ताह पूर्व लगाएं। सब में अपन करेगी भाई मई में लगा दो, नवंबर में लगा दो, तब लगा दो, गर्मियों में लगा दो, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना कब? जब पशु बियाए नहीं। कई टीके क्या होते हैं कि पेट में लगाए जाते हैं, कई टीके क्या होते हैं कि 1 माह की उम्र में, 4 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, है ना। ये टीका कब लगेगा? पशु के बियाने के 2 से 4 सप्ताह पूर्व लगाना चाहिए, ताकि कौन सा रोग नहीं हो? हिड़किया रोग। ठीक है, कैसा? ये पूछा जाता है, कमर धनुषाकार हो जाती है, कौन से रोग में होती है? हिड़किया रोग में हो जाती है ना। हाँ, अब श्वास लेने में तकलीफ, आपको पूछ ले श्वास लेने में तकलीफ कौन से रोग में आती है? अरे नहीं, गलघोटू में। हाँ, इसमें भी आती है, लेकिन इसमें तो आपरे के कारण आती है। ठीक है, दांत किटकिटाता है, दांतों को पीसता रहता है, गुस्सा आता है उसको, है ना। खूनी दस्त, पशु लेटे लेटे क्या करता है? पैर पटकता है, और कैसे? साइकिल के पेडल मारने जैसे। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग अपने कंप्लीट हो जाते हैं भाई। ठीक है,